पूरा कॉन्सेंट्रेट। लास्ट हमने चैप्टर नंबर 6 में कंप्लीट किया था सेंटर ऑफ मास। आज जो अभी टॉपिक करने वाले हैं वो है वेक्टर प्रोडक्ट। पूरा कॉन्सेंट्रेट। टॉपिक का नाम क्या है? वेक्टर प्रोडक्ट। हमने चैप्टर 5 में पढ़ा था स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट याद है? ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? दो वेक्टर्स का ऐसा मल्टीप्लिकेशन जिसका आंसर स्केलर आए, वो स्केलर प्रोडक्ट। हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? वेक्टर प्रोडक्ट मतलब दो वेक्टर्स का ऐसा प्रोडक्ट जिसका आंसर भी वेक्टर ही आए। हम इसको एक और नाम देते हैं क्रॉस प्रोडक्ट करके। यानी वेक्टर प्रोडक्ट का नाम कौन सा है यहाँ पे? क्रॉस प्रोडक्ट। स्केलर का नाम होता था डॉट प्रोडक्ट, ये कौन सा है? क्रॉस। हम इसको ऐसे लिखते हैं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। साथ में लगाते हैं यूनिट वेक्टर। मतलब यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई होने के बाद जो आंसर होगा उसके पास भी डायरेक्शन होगी। यानी ए के पास खुद की डायरेक्शन है, बी के पास भी डायरेक्शन है। इन दोनों का जो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा उसके पास भी डायरेक्शन होगी। मान लो कि आंसर एक्स एक्सिस में आया तो हम इसको यहां पे लिखेंगे आई कैप। अगर आंसर वाई एक्सिस में आता है तो जे कैप, अगर जेड एक्सिस में आता है तो के कैप। मतलब ये जो है ये क्या है? यहाँ पे यूनिट वेक्टर जो हमें बताता है आंसर किस डायरेक्शन में आएगा। अगर यहाँ पे मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूं ए क्रॉस बी तो उस वक्त सिर्फ आएगा ए बी साइन थीटा, तब ये यूनिट वेक्टर नहीं आएगा। जब तक वेक्टर फॉर्मेट में यूनिट वेक्टर रहेगा, जैसे हमने मैग्नीट्यूड लगा दिया तो सिर्फ वैल्यू आएगी, फिर डायरेक्शन नहीं आएगी। इसको अगर हम अपनी तरीके से समझें, अपने पास एक वेक्टर है ए। कौन सा वेक्टर है? ए। और एक दूसरा वेक्टर है बी। एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर कौन सा है? बी है। और बी जो है एक एंगल पे है, यानी ए वेक्टर के रिस्पेक्ट में बी कितने एंगल पे है? थीटा। तो मुझे बताओ बी के कितने कंपोनेंट बनेंगे? कौन से? बी कॉस थीटा और बी साइन थीटा। तो इस केस में जब एक वेक्टर का मल्टीप्लाई दूसरे वेक्टर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट के साथ हो, एक वेक्टर का मल्टीप्लाई दूसरे वेक्टर के कौन से कंपोनेंट के साथ? परपेंडिकुलर। मतलब यहाँ पे ए का मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? बी से नहीं, बी का ऐसा कंपोनेंट जो ए के क्या हो? परपेंडिकुलर। डॉट प्रोडक्ट में याद है किसका होता था? ए और ये वाला कंपोनेंट। पैरेलल हो तो डॉट प्रोडक्ट, परपेंडिकुलर हो तो क्रॉस प्रोडक्ट। मतलब यहाँ पे हम ए का मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं? ए का मल्टीप्लाई करें बी साइन थीटा, इसको बोला जाता है ए क्रॉस बी। यानी ए क्रॉस बी क्या है? दो ऐसे वेक्टर का मल्टीप्लाई जो आपस में क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। डॉट प्रोडक्ट क्या है? दो ऐसे वेक्टर का मल्टीप्लाई जो आपस में क्या होते हैं? पैरेलल। तो पैरेलल हो तो डॉट प्रोडक्ट, परपेंडिकुलर हो तो क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट। समझ आई बात ये? अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स ध्यान देना। इसमें ए क्रॉस बी कभी भी बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता। डॉट में अगर याद हो तुम्हें होगा ए डॉट बी बी डॉट ए के इक्वल होता था। उसको हम नाम देते थे कॉम्यूटेटिव लॉ। क्या नाम देते थे? कॉम्यूटेटिव लॉ। यहाँ पे कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं होता। यहाँ पे चेंज किस चीज़ का होता है? डायरेक्शन का। मतलब वहाँ पे ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए होता है।
इक्वल नहीं होता कि क्या हो जाता है माइनस, मतलब ए क्रॉस बी की जो भी डायरेक्शन आएगी बी क्रॉस ए की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। याद रहेगी बात सबको इतनी। इसके अलावा इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ फिर होता है ए क्रॉस बी प्लस सी हो, उसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। समझ आई बात सबको यहाँ तक। ये लॉ स्केलर में भी फॉलो होता था और ये लॉ ये भी स्केलर, ये दोनों स्केलर में होते थे, लेकिन यहाँ पे वेक्टर में ये वाला फॉलो नहीं होता, ये वाला फॉलो हो जाता है। क्लियर। फिर अगर बात करें यूनिट वेक्टर्स, तो इसमें याद रखना आई क्रॉस आई या जे क्रॉस जे या फिर के क्रॉस के हमेशा जीरो होता है। आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के हमेशा क्या होते हैं, जीरो। दूसरी बात, इसमें अगर मैं निकालूं आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे यहां पे डायरेक्शन होती है के, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे। याद रखना आई क्रॉस जे के मतलब एक्स एक्सिस मल्टीप्लाई वाई एक्सिस इज इक्वल टू जेड एक्सिस। ध्यान देना ये नंबरिंग में उल्टी हो जाए ना तो माइनस लग जाता है। आई क्रॉस जे क्या होता है, के, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे। इसको याद कैसे रखते हैं, ध्यान समझो। ये आई है, ये जे और ये के, तुम्हें याद रखनी है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या याद रखनी है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या समझो इस बात को, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे क्या आएगा, जे क्रॉस के, हाँ जे क्रॉस के क्या आएगा आई, के क्रॉस आई क्या आएगा जे। आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई क्या आएगा, जे आएगा। समझ आई बात यहां तक। अगर मैं उल्टा गया, उल्टा गया मतलब अगर मैं आई क्रॉस के गया, क्या गया, आई क्रॉस के गया, तो क्या आएगा यहाँ पे, माइनस जे हो जाएगा। अगर के क्रॉस जे गया माइनस आई, और जे क्रॉस आई गया तो क्या हो जाएगा, माइनस के। मतलब अगर आप क्लॉकवाइज जाते हो तो प्लस में आंसर रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज जाते हो तो क्या रहेगा, माइनस में। मतलब यहाँ पे अगर मैं आई क्रॉस के करूँ, यहाँ जैसे आई क्रॉस जे क्या होता है के, अगर मैं लिखूँ जे क्रॉस आई तो क्या आंसर आएगा, माइनस के। अगर मैं जैसे जे क्रॉस के आई है, अगर के क्रॉस जे करूँगा तो माइनस आई, और अगर के क्रॉस आई जे तो आई क्रॉस के करूँगा तो माइनस जे। समझ आई बात सबको यहाँ तक क्लियर। तो आई जे के होता है, जे क्रॉस आई क्या होता है, माइनस के। सिमिलरली ऐसे उल्टा करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। समझ आई बात सबको यहाँ तक, किसी को डाउट, क्लियर। तो ये तो क्या था सिंपली कि इसका मल्टीप्लाई होता कैसे है, लेकिन जब हम रियल वेक्टर्स में जाते हैं तो इसका मल्टीप्लिकेशन एक अलग टाइप से होता है। पहले यहाँ तक देख लो, यहाँ तक सबको समझ में आ गया, किसी को डाउट, पक्का। अब इसको यूज कैसे करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, वो हम सीखेंगे। पूरा ध्यान यहाँ पे बोर्ड की तरफ। अब समझो अपने पास ए वेक्टर है, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप, और बी वेक्टर अपने पास है कौन सा, बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप। क्लियर। ये दो वेक्टर्स अपने पास है, हम इनका क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो हम इसका करेंगे ए क्रॉस, किया है क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी जब इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट के लिए एक अलग रूल यूज होता है जिसको बोलते हैं डिटरमिनेंट मेथड। कौन सा मेथड, डिटरमिनेंट मेथड। क्या होता है ध्यान समझो। सबसे पहले इसमें ना ऐसे दो लाइनें लगाने की, क्या लगा देने की, दो लाइनें। फिर ऊपर लिख देने का फिक्स आई जे के, ये फिक्स लिख देने का। पहले दो लाइनें बनाने की, फिर एक लाइन में लिखने का आई जे और के। फिर क्या करना है,
पहला वेक्टर जो है ए, तो ए के 3 कंपोनेंट है, वो इसके नीचे लिख देने के, ए एक्स, ए वाई और ए जेड। फिर बी के 3 कंपोनेंट है, कौन से, बी एक्स, बी वाई और बी जेड। पता चला क्या किया हमने यहाँ पे, पहले 2 लाइनें बनानी, सबसे पहले क्या लिखने का, आई जे के, फिर पहले वाले के 3 कंपोनेंट, फिर दूसरे वाले के भी कितने कंपोनेंट, 3 कंपोनेंट। ये क्लियर। अब इसमें ध्यान से देखो, ये जो लाइन है ना, इसको बोला जाता है रो, ROW, रो। फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। और ये जो लाइन है ना, इसको बोला जाता है कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम। यानी कितनी रो है इसमें, 3 रो हैं और 3, इसको बोलते हैं 3x3। क्या बोलते हैं, 3x3। जब तुम मैथ्स में एक आता है टॉपिक डिटर्मिनेंट, उसमें तुम 2x2 पढ़ते हो, 3x3 पढ़ते हो, इवन 4x4 भी पढ़ोगे, जिसमें कितने होते हैं, ऐसे ऐसे 4 और ऐसे भी 4। लेकिन अभी हम सिर्फ फिजिक्स में कितने होते हैं, ओनली 3x3। तो पहले हमने क्या लिख दिया, आई जे के, फिर ए के 3 कंपोनेंट, बी के 3 कंपोनेंट। अब क्वेश्चन है इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पूरा ध्यान है, ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप। सबसे पहले हम ये आई लिखेंगे, लिखा आई, फिर इस आई का, ये आई का कॉलम और रो छोड़ देंगे। इस आई का क्या छोड़ देंगे, कॉलम और रो छोड़ देंगे, भूल जाएंगे। अब अगर मैं आई का रो और कॉलम भूल जाऊं, तो इसके अलावा तुम्हें क्या चीजें दिख रही हैं, 4 चीजें दिख रही हैं, कौन सी, ए वाई, ए जेड, बी वाई, बी जेड। क्या किया, पता चला, हमने आई लिखा, आई का कॉलम, आई का रो भूल जाओ, बाकी 4 बचे। अब इन 4 का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, क्रॉस करते हैं। क्रॉस मतलब ए वाई इंटू बी जेड, क्या करते हैं, ए वाई इंटू बी जेड, ए वाई इंटू बी जेड, फिर कंपल्सरी माइनस ए वाई इंटू बी जेड, यानी डायगोनल मल्टीप्लाई, ए वाई इंटू बी जेड, फिर कंपल्सरी माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, कितना, ए जेड इंटू बी वाई। समझ आई बात, क्या किया हमने मल्टीप्लाई, पहले ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। ये क्लियर। फिर जे की बारी आएगी, फिर हम लिखेंगे जे, लेकिन जब हम जे लिखे ना, आगे कंपल्सरी माइनस लगाना। क्या लगाना आगे, माइनस। जब हम जे लिखे तो क्या लगाने का, माइनस। फिर जे का कॉलम भूल जाओ, जे की रो भूल जाओ। अब बताओ, अगर जे का कॉलम और रो भूल जाएंगे तो क्या बचेगा, ए एक्स बी एक्स और ए जेड बी जेड। क्या भूल गए हम लोग, जे का कॉलम और जे की रो, क्या बचेगा, ए एक्स बी एक्स, ए जेड बी जेड। अब इसमें मल्टीप्लाई सेम होगा, कैसे, ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड माइनस, कंपल्सरी माइनस क्या, ए जेड बी एक्स। समझ आई बात, क्या किया हमने यहाँ पे, जे लिया, लेकिन जे में आगे क्या लगाने का, माइनस, और क्या भूल जाने का, उसका कॉलम और रो। तो मल्टीप्लाई किसका होगा, ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड। फिर लास्ट बारी किसकी आएगी, के की, फिर लिखने का प्लस के, अगेन सेम चीज, के का कॉलम और के की रो भूल जाओ। अब के का कॉलम और रो छोड़ दो, क्या बचेगा, ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। समझ आई बात सबको यहां तक। अगेन रिपीट, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ए और बी का कौन सा प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट। तो पहले हमने 2 लाइनें बनानी है, 2 लाइन बनाने के बाद क्या करना है, पहले आई जे और के। फिर ए के कितने वेक्टर्स, 3 हैं, ए एक्स ए वाई ए जेड रख दिया। फिर बी के कितने हैं, बी एक्स बी वाई और बी जेड। सबसे पहले क्या करना होगा हमको, आई उठाया, क्या भूल जाने का, आई का कॉलम और आई का रो, बची 4 चीजें। तो मल्टीप्लाई कैसे होगा, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। फिर जे की बारी, माइनस जे किया, जे का रो और कॉलम छोड़ देंगे, ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स। फिर बारी आएगी किसकी, के की, तो के का कॉलम और रो छोड़ दिया, बचा क्या, ए एक्स बी वाई माइनस क्या आएगा, ए वाई बी एक्स। समझ आई बात सबको यहाँ तक, क्या किया हमने, किसी को डाउट इसमें, पक्का याद रहेगा ना। ए क्रॉस बी करना हो तो क्या करने का, सबसे पहले आई जे के, फिर 3 ए की वैल्यू 3 बी की वैल्यू।
अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, पूरा ध्यान समझो। ए तुम्हें दिया है i प्लस 2j प्लस 3k और तुम्हें बी दिया है 2i माइनस j प्लस 2k। ठीक है, हमें इसका क्या करना है, a क्रॉस b। ध्यान समझो, तो a क्रॉस b इज इक्वल टू, पहले क्या लिखेंगे ऊपर, i j और k। फिर a की 3 वैल्यू, कौन सी वैल्यू है, 1 2 3, और b की कितनी लिखेंगे, 2 माइनस 1 2। याद रखना इनकी आई जे के यहाँ नहीं लिखना है, इनके सिर्फ आगे के नंबर्स लिखने हैं। चलो सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्या छोड़ देंगे, आई का कॉलम और आई का रो छोड़ दिया। बचे क्या, ये चारों बचे, 2 इंटू 2 4, फिर कंपल्सरी माइनस 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3। क्लियर। फिर जे की बारी, जे में आगे क्या लगाएंगे, माइनस, जे का कॉलम छोड़ देंगे, जे की क्या बचेगा, 1 2 जा 2 माइनस 3 2 जा 6। फिर प्लस के का कॉलम छोड़ देंगे, रो छोड़ देंगे, 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1, फिर कंपल्सरी माइनस 2 2 जा 4। समझ आई बात सबको। चलो माइनस माइनस 4 प्लस 3 7i। ठीक है, फिर 2 माइनस 6 आगे माइनस है तो प्लस 4j, फिर माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5k कैप। तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ये आएगा, कितना आएगा, 7i प्लस 4j माइनस 5k। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, अंडर रूट 7 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर, प्लस में आएगा 25। मतलब मैग्नीट्यूड तो वैसे निकाल दे जैसे हम पहले निकाल देते, अंडर रूट x का स्क्वायर, y का स्क्वायर और z का स्क्वायर। समझ आई बात सबको यहाँ तक, क्लियर। किसी को डाउट, ये अच्छे से देख लो, फिर मैं ये देता हूँ तुम खुद ट्राई करो। चलो चलो ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट खुद ट्राई करो फटाफट, फास्ट। आया इसका आंसर, आया कि नहीं आया, क्या आंसर है भाई, एक मिनट इसका करके देखते हैं। यहाँ मैं करके देख लेता हूँ, ए क्रॉस बी, आई जे और के, 3 1 माइनस 2 2 3 2। पहले लेंगे हम लोग आई कैप, 1 2 जा 2 माइनस 2 3 जा माइनस 6, माइनस जे 3 2 जा 6 माइनस माइनस 4, प्लस के कैप जाएंगे तो 9 माइनस 2, तो ये आएगा 8i प्लस माइनस 10j प्लस 7k। भाई सबका यही आया, क्या k में माइनस कैसे आया ऐसे, देखो आई गया ऐसे कॉलम, तो पहले हम मल्टीप्लाई इन दोनों करेंगे, 1 इंटू 2 2, फिर कंपल्सरी माइनस, फिर जब माइनस 2 इंटू 3 करेंगे तो माइनस 6 आएगा। क्यों, माइनस माइनस प्लस, 8 प्लस 2 8, सॉरी 6 प्लस 2 8। भाई जो बोला माइनस माइनस ये प्लस हो गया, अगर बात ही प्लस हो गई तो माइनस कहाँ से आएगा। अगर ये ऐसे होता ना -6 -2 तो क्या आता, यहां पे क्या है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 + 6 क्या हो जाएगा 8। क्लियर। भाई सबका यही आंसर है, अलग आया, किस किस का ये आंसर नहीं आया, सबका पीछे गर्ल्स में आया आंसर यही आया कि अलग आया। इजी है ना, ए क्रॉस बी निकालना हो तो मेथड याद आएगा आई जे के, फिर याद रखना ये मेथड्स अभी सीख रहे हो, काम कब आएगा, पूरे 11th में भी और 12th में भी, इसलिए मेथड कंप्लीटली याद रख लेना। नोट्स में ध्यान से देखो,
नोट्स में भी शायद एक ए और बी दिया हुआ है। 2 3 3 4 नोट्स में एग्जाम्पल 4, चलो एग्जाम्पल 4 ट्राई करो, टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल 4 ट्राई करो। हाँ, एग्जाम्पल 4 करते हैं ट्राई। चलो एग्जाम्पल 4 ट्राई करो। बोला फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट, दो चीजें फाइंड करनी, स्केलर भी और दोनों फाइंड करो। चलो स्केलर पहले ए दिया, ए कितना दिया तुम्हें 3i माइनस 4j प्लस 5k, और बी कितना दिया है माइनस 2i प्लस j प्लस 3k। हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है स्केलर, मतलब a डॉट बी। पहले a डॉट बी निकालो, उसके बाद a क्रॉस बी निकालो, दोनों चीजें फाइंड करें। a डॉट बी तो बहुत सिंपल होता है, 3 माइनस 4 5 डॉट माइनस 2 1 3। स्केलर में क्या होता है, x का x से मल्टीप्लाई, y का y से, z का z से। 3 2 जा माइनस 6 माइनस 4 और प्लस 15। क्या बेटा, कौन सा इसकी बात कर रहे हो? अच्छा यहाँ मिस्टेक किया, ओके। तो यहाँ पे हो सकता है अपने क्वेश्चन के हिसाब से जाएंगे, सॉल्यूशन में नहीं, क्वेश्चन में जो दिया उसी हिसाब से जाओ। 3 2 जा माइनस 1 माइनस 4 5 3 जा 15, तो ये आ जाएगा 5। फिर ए क्रॉस भी निकालो फटाफट, आई जे के वाले मेथड से। सॉल्व करो फटाफट, चलो फास्ट। पहले ए डॉट भी निकालो, फिर ए क्रॉस भी निकालो खुद से। सॉल्व करो फटाफट, पूरा कॉन्सेंट्रेट। इसको कैसे सॉल्व करना है, पहले हम क्या लेंगे, आई लेंगे। ये गया, इसमें गया माइनस 12 माइनस 5 1 जा 5, फिर माइनस जे, कॉलम रो छोड़ दिया, 3 3 जा 9 माइनस 2 5 जा माइनस 10 प्लस के कॉलम रो छोड़ दिया, 3 1 जा 3 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो 4 2 जा क्या हो जाएगा 8। तो ये हो जाएगा माइनस 19i, सॉरी माइनस 17i, माइनस में प्लस 19 तो माइनस 19j और माइनस 5k कैप। समझ आई बात सबको, यहाँ तक आ जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट, किसी को डाउट इसमें? तो ये था अपना कौन सा प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्रॉस प्रोडक्ट। इसमें तुम्हें खास वो चीज़ याद रखनी है, ये वाली आगे बहुत बार काम आएंगी, कि सेम टाइप का क्रॉस हो तो 0, लेकिन अगर i क्रॉस j है तो k, j क्रॉस k है तो i, और k क्रॉस i है तो j। अगर उल्टा जाते हैं तो माइनस में आंसर आएगा। तो उसमें ये सर्कल याद रखना, i ऊपर j यहाँ पे, कि अगर क्लॉकवाइज जाते हो तो प्लस, एंटी क्लॉकवाइज जाते हो तो माइनस। भाई i क्रॉस j k, j क्रॉस k i, k क्रॉस i j। और उल्टा जाएंगे तो i क्रॉस k माइनस j, k क्रॉस j माइनस i, j क्रॉस i क्या आएगा माइनस k। याद रहेगी सबको बात इतनी क्लियर? क्योंकि आगे हर टर्म पे ये तुम्हें काम आएगा, इवन इस चैप्टर में भी और आगे बहुत से चैप्टर में, इवन 12th में भी बहुत बार।
क्लियर, कोई डाउट? तो ये था अपना सिर्फ कौन सा पोर्शन, वेक्टर प्रोडक्ट। अब हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टर्म, रोटेशनल मोशन। ठीक है, यहां से अपना कंसंट्रेशन बढ़ा देना क्योंकि थोड़ी हम टफ लेवल की तरफ जा रहे हैं। है मोशन ही, बस थोड़ा सा हमें ज़्यादा इन्वॉल्व करना है क्योंकि लीनियर मोशन नहीं है। जो जो टर्म्स हमने लीनियर मोशन में पढ़े थे, याद है, डिस्प्लेसमेंट, फिर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, यह सब चीज़ें फिर से पढ़ेंगे। लेकिन पहले मीनिंग समझते हैं कि रोटेशनल मोशन होता क्या है। चैप्टर नंबर 3 के एंड में हमने एक सर्कुलर मोशन पढ़ा था, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। वो सर्कुलर मोशन है, ये कौन सा है, रोटेशनल है। दूर से ऐसे लगते दोनों सेम ही है तो घूमना ही, लेकिन फिर भी दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। जैसे एग्जांपल, फैन ऑन कर दो, ये वाला, अब ये घूम रहा है, मुझे बताओ ये सर्कुलर मोशन है कि रोटेशनल मोशन है? तो ये सर्कुलर मोशन नहीं है, इट्स एक्चुअल रोटेशनल मोशन। बंद कर दो वापस। अब इसका क्या मीनिंग निकलता है, पहले वो बेसिक से समझते हैं। अगर मैं एक डोरी में पत्थर बांधूं और उस पत्थर को ऐसे घुमाऊं, तो सिर्फ आप अगर पत्थर को देखोगे ना, तो पत्थर का एक ही रेडियस है, उस रेडियस पे क्या हो रहा है, वो चीज़ घूम रही है। तो जब किसी पार्टिकल का एक ही डिस्टेंस हो, उस डिस्टेंस पे वो घूम रहा हो, उसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन। क्या बोलते हैं उसको? सर्कुलर मोशन। कब? जब उसका रेडियस क्या हो, एक। लेकिन अगर तुम फैन को देखो ध्यान से, तो फैन का जो विंग होता है ना, तो पूरे विंग में मास होता है। क्या हर मास का रेडियस सेम है? हर मास का रेडियस अलग है। विंग जब घूमती है ऐसे, तो विंग का सबसे टॉप पॉइंट का रेडियस सबसे बड़ा होता है, लेकिन जैसे जैसे अंदर की तरफ आएंगे, हर पॉइंट का रेडियस क्या होता है, छोटा होता है। तो जब बॉडी का मतलब बॉडी घूम रही हो, उसके हर पॉइंट का रेडियस अगर अलग अलग हो, तो ऐसे मोशन को सर्कुलर मोशन नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, रोटेशनल मोशन। एक और एग्जांपल, जैसे देखो ये भाई कि मैंने अपने हाथ फैलाए और ये हाथ फैला के मैं ऐसे घूम रहा हूँ ऐसे, तो जब मैं हाथ फैला के घूमूंगा, रोटेट करूंगा, उस वक्त मैं घूम किसके रिस्पेक्ट में रहा हूँ, मेरे सेंटर से एक लाइन बात समझो पास हो रही है, उस लाइन को बोलते हैं सेंटर ऑफ एक्सिस। कौन सा एक्सिस? रोटेशनल एक्सिस। भाई रोटेशन एक्सिस के आसपास में मेरी पूरी बॉडी से घूम रही है। तो जब एक पर्टिकुलर लाइन के आसपास मेरी पूरी बॉडी घूमती है, तो मेरी पूरी बॉडी के हर पार्ट का रेडियस अलग होगा। जैसे मैंने हाथ फैलाया है, तो इस हाथ के इसका पॉइंट का रेडियस सबसे बड़ा होगा, इस पोर्शन का कम रेडियस, इस पोर्शन का और कम, मेरे इस ईयर का और कम, यानी हर पॉइंट का रेडियस क्या होगा, अलग होगा। जब हर पॉइंट का रेडियस अलग होता है, तो बॉडी के उस मोशन को क्या नाम दिया जाता है, रोटेशनल मोशन। जैसे सिंपल भाषा में मैं समझूं यहाँ पे ध्यान से, समझो अपने पास एक पर्टिकुलर कोई रैंडम ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और रैंडम ऑब्जेक्ट के आसपास ये इसका एक एक्सिस है, और इस एक्सिस के आसपास बॉडी घूम रही है। मतलब जो डॉटेड लाइन है, ये इसका एक्सिस है, इसको बोलते हैं रोटेशनल एक्सिस, और इसके आसपास बॉडी क्या हो रही है, घूम रही है। अब हम पूरी बॉडी को नहीं देख रहे, हम समझो देख रहे हैं बॉडी का सिर्फ ये वाला पोर्शन, सिर्फ इस पॉइंट को देखो। भाई ये पॉइंट सेंटर एक्सिस के आसपास घूम रहा है, तो ये यहां से कितना दूर होगा, समझो ये इसका रेडियस है r1। इसका मतलब ये जो घूमेगा, तो इसका सर्कल कितने रेडियस का बनेगा, r1 रेडियस का बनेगा। सिमिलरली अगर मैं यहां पे एक और पार्टिकल देख लूं, समझो मैं पार्टिकल बोल रहा हूं ये वाला, तो ये यहां से कितना दूर है, समझो r2 रेडियस। इसका मतलब जब ये पार्टिकल घूमेगा तो कितना सर्कल बनाएगा,
r2 रेडियस का। इसका मतलब हर पार्टिकल का क्या अलग है, रेडियस अलग है, लेकिन क्या सेम है, मास भी अलग हो सकता है। सेम ये है कि सबका सेंटर एक ही लाइन पे है, सबका सेंटर एक ही लाइन पे है। तो जब किसी बॉडी के सारे पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहे हों, याद रखना सारे पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहे हों और इन सारे सर्कल का सेंटर अगर एक ही लाइन पे आता है तो उस पूरे सिस्टम के मोशन को कौन सा मोशन बोलेंगे, रोटेशनल मोशन। अगेन आई रिपीट, जब बॉडी के सारे पार्टिकल कौन सा मोशन करें इंडिविजुअली, सर्कुलर। इंडिविजुअल हर कोई कौन सा कर रहा है, सर्कुलर कर रहा है, लेकिन सारे सर्कल के सेंटर कहाँ है, एक ही लाइन पे है। तो पूरी बॉडी के मोशन को क्या बोलेंगे हम लोग, रोटेशनल मोशन। मतलब यहाँ फैन जो है रोटेशनल मोशन है, लेकिन फैन का कोई एक पार्ट सर्कुलर मोशन है, यानी एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर सकता है, पूरी बॉडी सर्कुलर मोशन नहीं कर सकती। पूरी बॉडी क्या करती है, रोटेशनल मोशन। समझ आई बात। सन के रिस्पेक्ट में, सन के रिस्पेक्ट में अर्थ एक पार्टिकल है, तो अर्थ सन के आसपास कौन सा मोशन करती है, सर्कुलर। लेकिन पता है अर्थ अपने एक्सिस पे भी घूमती है, उसको सर्कुलर नहीं बोलते, हम लोग क्या बोलते हैं, अपने एक्सिस पे वो रोटेट करती है। तो मतलब जब कोई अपने एक्सिस पे घूमता है तो उसके हर पार्टिकल का रेडियस क्या होता है, अलग होता है। तो उस मोशन को क्या बोला जाएगा, रोटेशनल मोशन। सिंगल पार्टिकल हो तो सर्कुलर मोशन, लेकिन पूरा सिस्टम इन्वॉल्व हो तो रोटेशनल मोशन। समझ आई बात। व्हाट इज मीनिंग डिफरेंस ऑफ सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन। किसी को डाउट यहां तक। अब ये जो मोशन है सर्कुलर और रोटेशन, इसके कुछ टर्म्स आते हैं विच इज कॉल्ड टर्म्स ऑफ रोटेशनल मोशन। टर्म्स बहुत सिंपल हैं, वही टर्म्स हैं जो हमने लीनियर मोशन में पढ़ा था। क्या क्या पढ़ा था, पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, यहाँ भी सब चीज़ें सेम है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसमें। देखो पहला नंबर क्या दिया हुआ है तुम्हें, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कौन सा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। पूरा ध्यान समझो, एक्स वाई एक्सिस में एक कोई पार्टिकल है, समझो उसका यहाँ पे इनिशियल एंगल है θ1। कितना एंगल है, θ1। थोड़ी देर में घूमते हुए यहाँ पहुँचता है, अब इसका एंगल हो जाता है θ2। पहला एंगल कौन सा था, θ1, बाद में कितना एंगल हो जाता है, θ2। मतलब ये पहुँच गया यहाँ से यहाँ तक, तो ये एंगल कितना होगा, θ2 माइनस θ1। इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा थीटा, विच इज θ2 माइनस θ1। इस पोर्शन को क्या बोला जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी सिंपल भाषा में चेंज इन एंगल। पहले पार्टिकल 30 डिग्री पे था, अब घूम के 40 डिग्री पे आ गया, तो कितना चेंज हुआ, 10 डिग्री। तो वह 10 डिग्री क्या माना जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होगा, तो डिग्री, लेकिन डिग्री की जगह हम क्या यूज़ करते हैं, रेडियन यूज़ करते हैं। मान लो θ1 30 डिग्री है, θ2 40 डिग्री है, तो डेल्टा थीटा क्या आएगा, 10 डिग्री, दोनों का डिफरेंस। लेकिन डिग्री को हम किस में यूज़ करते हैं, रेडियन में। कैसे, मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइड बाय 180। तो डिग्री किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडियन। रेडियन मतलब यहाँ पे क्या होता है, रेडियन। सिंपल है ये। तो ये कौन सा टर्म था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है तो दूसरी बात कौन सी आती है यहाँ पे, एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड भी कहते हैं। सिंबल ओमेगा, ऐसा सिंबल हमने ऑलरेडी पहले देखा हुआ है। कब देखा हुआ, याद है, चैप्टर नंबर 3 में। यहां भी वही चीज है। सिंपल भाषा में कहूं, वेलोसिटी क्या होता था, वेलोसिटी क्या होता था चैप्टर 2 में, सिंपल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ कौन सी वेलोसिटी है,
एंगुलर, तो डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा, एंगुलर। तो एंगुलर वेलोसिटी को सिंपल भाषा में लिखते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी इसको लिखा जाता है डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। ये एवरेज में, बाद में पता इंस्टेंट फाइंड करते थे, इंस्टेंट कैसे लिखते थे, डी थीटा बाय टी टी। या फिर थोड़ा और डिटेल में घुसे तो इसको ऐसे भी लिखते हैं, इट्स 2 पाई अपॉन टी। पूरा एक सर्कल खत्म हो जाए ना, तो पूरे सर्कल का एंगल होता है 2 पाई और टाइम कितना होता है टी। तो ओमेगा को आप डेल्टा थीटा बाय डेल्टा डी भी लिख सकते हो, डी थीटा बाय डी टी, या फिर 2 पाई बाय टी। मुझे बताओ उसका यूनिट क्या होना चाहिए, इट्स रेडियन पर सेकेंड। यूनिट क्या आ जाएगा इसका, रेडियन पर सेकेंड। कभी कभी ऐसा एमसीक्यू आता है, भाई क्लॉक होता है ना, क्लॉक के कितने हैंड्स होते हैं, 3 हैंड। पूछते हैं सेकंड हैंड की एंगुलर स्पीड क्या है, क्या पूछते हैं, सेकंड हैंड की एंगुलर स्पीड क्या है। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। अब मुझे बताओ सेकंड हैंड पूरा सर्कल कितनी देर में कवर करता है, 60। तो फॉर्मूला सी लगाएंगे ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन 60। क्या लगाएंगे सेकंड हैंड के लिए, तो सेकंड हैंड का टाइम होता है कितना सेकंड, 60 सेकंड। तो इसकी ओमेगा क्या होगी, 2 पाई अपॉन टी, यानी लिखेंगे 2 पाई अपॉन 60, यानी पाई बाय 30 रेडियन पर सेकंड। अच्छा, अगर बात मिनट हैंड की हो तो मिनट हैंड का टाइम कितना होता है पता है, 3600। क्या होता है मिनट हैंड का, 3600। तो इसकी ओमेगा क्या होगी, 2 पाई अपॉन टी, यानी 2 पाई अपॉन 3600 कितना होता है, पाई बाय 1800 रेडियन पर सेकेंड। क्लियर। अगर आर एंड पूछा होता तो बताओ, आर एंड का टाइम क्या होता है, 12 इंटू 3600। पता ना आर एंड कितने घंटे में कवर करता है, 12 घंटे में। तो इसकी ओमेगा क्या होगी, 2 पाई बाय टी, टी की जगह क्या डाल देंगे, 12 इंटू 3600। फिर इसको लगाना तो 6 आएगा, 6 इंटू 3600 कितना होता है, 6 इंटू 3600 21 रेडियन पर सेकेंड। समझ आई बात। तो किसी का भी अगर मुझे क्या फाइंड करना हो, एंगुलर स्पीड फाइंड करनी हो, तो सिंपल फॉर्मूला क्या लगेगी, 2 पाई अपॉन टी। याद है कि बात सबको इतनी क्लियर एवरीवन। नोट्स में एक बार ये देख लो, और साथ में ये चीज़ें शायद ना लिखी हो तो वो लिख लो, क्योंकि एमसीक्यू फॉर्म में ये आता है। तो एक बार अपनी नोटबुक में लिख लो अच्छे से। अब ये जो है अपना एंगुलर स्पीड ओमेगा, ओमेगा यानी एंगुलर स्पीड एक टाइप की वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर। और वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी क्या होगी, डायरेक्शन होगी। तो इसकी डायरेक्शन कैसे दी जाती है, तो इसकी डायरेक्शन के लिए यूज होते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल या फिर राइट हैंड थंब रूल, दोनों यूज होते हैं, स्क्रू रूल भी और थंब रूल भी। तो हम बात करेंगे राइट हैंड थंब रूल की। राइट हैंड थंब रूल में हमें दो चीज़ें देखनी होती हैं, एक होता है थंब और दूसरे क्या होते हैं, फिंगर्स। एक होता है थंब, दूसरे क्या होते हैं, फिंगर्स। समझो हमें ओमेगा की डायरेक्शन फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, ओमेगा की डायरेक्शन। तो बॉडी जिस डायरेक्शन में रोटेट कर रही हो, अपनी फिंगर्स को हमें उसी डायरेक्शन में रोटेट करवाना होता है। कैसे, ध्यान समझो इस बात को। समझो ये एक सर्कल है और जिसमें पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है। कैसे मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज। तो हम अपनी राइट हैंड की जो फिंगर्स हैं उसको इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो ये ऐसे मूव होंगी, जैसे ये जा रहा है वैसे फिंगर्स भी घूमनी चाहिए। तो जैसे फिंगर्स ऐसे घूमती हैं
तो जो थंब है ना, वो मेरा थंब कहाँ जा रहा है, इनसाइड जा रहा है। मतलब हम बोलेंगे यहाँ पे जो ओमेगा की डायरेक्शन होगी वो किस तरफ होगी, इनसाइड, यानी इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड। और हम इनसाइड के लिए नॉर्मली यूज करते हैं क्रॉस। तो जहां भी क्रॉस लिखा हो मतलब डायरेक्शन जो है वो किस तरफ है, इनसाइड है। तो यहाँ पे डायरेक्शन किसकी ढूंढ रहे हैं हम लोग, एंगुलर स्पीड यानी ओमेगा की। तो यहाँ पे ओमेगा की डायरेक्शन किस तरफ होगी, इनसाइड। क्लियर, यहाँ तो कोई डाउट। सेम चीज अगर पार्टिकल ऐसा मूव कर रहा है, ऐसे मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ध्यान समझना। तो ये ऐसे फिंगर्स घुमाएंगे। अब ऐसे जैसे फिंगर्स घुमाएंगे तो थंब कहाँ जाएगा, बाहर। तो यहाँ पे ओमेगा की डायरेक्शन किस तरफ होगी, बाहर की तरफ। और बाहर के लिए हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं डॉट। क्या यूज करते हैं, डॉट। तो डॉट का मतलब ओमेगा किस तरफ है, बाहर, और क्रॉस का मतलब ओमेगा किस तरफ है, अंदर। तो क्रॉस मतलब याद रखना इनसाइड, डॉट मतलब कौन सा होता है, आउटसाइड। याद है कि सबको बात इतनी क्लियर एवरीवन। मान लो अगर मैं फैन घुमाता हूं, ये वाला फैन ऑन कर दो, हाँ ये वाला, ये फैन घुमा, जिस तरफ फैन घुमा उस तरफ फिंगर्स घुमाओ। अपने अपने घर में भी होंगे तो वहां पे फिंगर्स घुमा के देखना। तो ये फिंगर्स घूमेगी तो हर चीज जो है ना ऐसे घूमती है। देखो ये ऐसे है, तो फिंगर्स की ऐसे घूमेंगी। तो फिंगर्स ऐसे घूमे तो थंब कहाँ जाएगा, नीचे। तो यहाँ पे थंब कहाँ आएगा, नीचे, मतलब यहाँ से आउटसाइड आएगा, इनसाइड नहीं। देख लो अच्छे से, फिंगर्स घुमाओ, जिस तरह घूम रहा है ये ऐसे घूमेगा, थंब कहाँ जाएगा, नीचे। अगर ये ऐसे घूमता तो ऊपर। किसी के घर पे अगर एग्जॉस्ट फैन हो ना, तो एग्जॉस्ट फैन की डायरेक्शन में देख लेना, जिस तरह यहाँ पे देखो ये ऐसे है, तो इसकी देखो हवा भी कहाँ आती है, नीचे ही आती है। एग्जॉस्ट फैन की डायरेक्शन देखना, एग्जॉस्ट फैन भी किस तरफ होगा, जिस तरफ हवा जाती होगी ना उस तरफ ही घूमेगा। ट्राई करके देखना। हर टाइप का फैन हमेशा किसको फॉलो करता है, राइट हैंड थंब रूल। समझ आई बात सबको यहाँ तक, क्लियर एवरीवन, कोई डाउट। इसके अलावा थोड़ा और डिटेल में घुसे, ये डायरेक्शन वाला टॉपिक थोड़ा और इंपॉर्टेंट है, पहले बेसिक समझ लेते हैं। ओमेगा समझ में आ गया। दूसरी बात, हमने एक फॉर्मूला पढ़ी, पता है, V इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। ये हमने कब पढ़ी थी, सेम चैप्टर नंबर 3 में एंड में पढ़ी थी। इसमें अगर तुम ध्यान से देखो ना, V वेलोसिटी है, उसके पास भी डायरेक्शन होती है, ओमेगा भी डायरेक्शन है, R भी एक डायरेक्शन है, एक पोजीशन वेक्टर है। नॉर्मली इन तीनों में एक्चुअल रिलेशन ये होता है, V वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस R, यानी ये एक्चुअल क्या है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट कौन सा, जो हमने अभी पढ़ा था, याद है। इसका मतलब इन दोनों की डायरेक्शन, मान लो ये अगर आई कैप में है, आई मतलब एक्स एक्सिस, ये अगर जे में है तो V कंपल्सरी के में होगा, क्योंकि I क्रॉस J के होता है। समझ आई बात सबको। अब इसको एक्चुअल चीज में कैसे समझें, ध्यान से देखो। खाली ओमेगा को पकड़ो, यहां जाते ओमेगा में, अगर ये ऐसे घूम रहा था तो ओमेगा कहाँ थी, अंदर थी, और ऐसे घूम रहा तो ओमेगा कहाँ है, बाहर। इसका मतलब ओमेगा हर बार कहाँ पे है पता है, एक्सिस पे। ये क्या है इसका, एक्सिस। बाहर या अंदर रहेगी कहाँ, एक्सिस। तो याद रखना ओमेगा हमेशा कहाँ होती है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। फिर सिर्फ तुम्हें क्या डिसाइड करना होता है, एक्सिस के अंदर की तरफ है या फिर बाहर, ये डिसाइड करना होगा तुम्हें। अगर ऐसे घूम रहा है तो अंदर, ऐसे घूम रहा है तो बाहर। एक्सिस के अलावा ओमेगा कहीं नहीं होती। तो याद रखना ओमेगा इज ऑलवेज ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये क्लियर हुआ। फिर बात आते हैं V की। V मतलब वेलोसिटी। वेलोसिटी हमेशा कहाँ होती है, जैसे सर्कल में चीज घूम रही है, मुझे यहाँ वेलोसिटी की डायरेक्शन फाइंड करनी हो, कैसे फाइंड करेंगे। तो वेलोसिटी इज ऑलवेज ऑन टेंजेंट।
क्या होती है वेलोसिटी? हमेशा टेंजेंट की तरफ, ऑलवेज टेंजेंट। यानी वेलोसिटी हम हमेशा कैसे दिखाएंगे? टेंजेंट में, यानी वेलोसिटी इज ऑलवेज ऑन टेंजेंट। समझ आई बात? ओमेगा हमेशा कहां मिलेगा हमको? एक्सिस पे मिलेगा। वेलोसिटी हमेशा कहां मिलेगी? टेंजेंट पे मिलेगी। तीसरा कौन बचा? रेडियस। रेडियस हमेशा सेंटर की तरफ होगा, यानी आर इज ऑलवेज ऑन सेंटर, या दूसरी भाषा में इसको हम दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं? रेडियल। तो इस फॉर्मूला में देखा जाए तो कितनी फॉर्मूला आ जाती है? 3 आ जाती है। कौन सी? ओमेगा, वी और आर। ओमेगा हमेशा कहाँ होता है? एक्सिस पे। वी हमेशा कहाँ होता है? टेंजेंट पे। और आर हमेशा कहाँ होता है? रेडियल, यानी सेंटर पे। तुमने 10th में कभी भी ये वाला लॉ पढ़ा था? यहां भी वो लगता है, ये ना, ये हमेशा होता है वेलोसिटी। क्या होता है ये हमेशा वेलोसिटी, ठीक है। ये हमेशा रेडियस, ये वेलोसिटी, ये रेडियस, ये ओमेगा। वेलोसिटी, रेडियस, ओमेगा। हर बार ये कहाँ होगी? वेलोसिटी। ये कहाँ होगा? रेडियस। और ये कहाँ होगा? हमेशा ओमेगा। मतलब याद रखना हो ना, ऐसे याद रखना, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, उल्टा होता है। ये वी, ये आर, और ये कौन सी है? ओमेगा। यह समझो, इसको समझते हैं। इसमें ओमेगा किस तरफ थी? बाहर थी। हम इस पॉइंट की बात करते हैं, पॉइंट का नाम क्या देते हैं? पी। इसमें ओमेगा किस तरफ है? बाहर। इन तीनों में से ओमेगा कौन था? ये था, ये बाहर। फिर रेडियस किस तरफ है? ऐसे है, तो ये ऐसे, ये ऐसे। देखा रेडियस ऐसे, तो थंब कहां जा रहा है? ऊपर जा रहा है थंब। इसका मतलब वेलोसिटी यहां पे क्या है? ऊपर है। अब तुम यहां देखो, ये पॉइंट का नाम कौन सा देते हैं? क्यू देते हैं, ठीक है। और इसमें आर किस तरफ है? ऊपर। इन तीनों में से आर कौन सा था? ये था। ये किस तरफ है? अब ऊपर, ऊपर आ गया। ये कौन था? ओमेगा। ओमेगा किस तरफ है? इसमें बाहर। थंब किस तरफ आएगा? तो आई वेलोसिटी इस तरफ। समझ आई बात सबको? यहाँ तक क्लियर? ये कौन है? रेडियस। ये कौन सा है? ओमेगा, बाहर की तरफ। थंब किस तरफ खुल गया? ऐसे। तो वेलोसिटी कैसे होगी? ऐसे। यहां देख ले, इस पॉइंट को नाम देते हैं, मान लो कैपिटल आर। चलो यहां रेडियस किस तरफ है? लेफ्ट की तरफ। तो ये जो है किस तरफ आएगा? ऐसे आएगा। ओमेगा कहाँ है? ये बाहर। बाहर मतलब ऐसे। थंब कहाँ गया? तो देखो इसकी वेलोसिटी किस तरफ है? नीचे है। समझ आई बात सबको यहाँ तक? चलो ये वाला देख लेते हैं, इसका नाम देते हैं एस। इसमें आर कहाँ है? नीचे। तो ये आर है, कहाँ है? नीचे। ये किस तरफ है? बाहर। तो थंब कहाँ जा रहा है? इस साइड। तो ये वेलोसिटी इस साइड। समझ आई बात सबको यहाँ तक? क्लियर? कोई डाउट? याद रखना, ये कौन है? आर, ओमेगा। मैं लिख देता हूँ ऐसे। किसी को हाथ बनाना आता है क्या? मैं ट्राई करता हूँ। थोड़ा थोड़ा लग रहा है। ये अपना थंब, ठीक है। थंब कौन है? वेलोसिटी। ये पॉइंटर है। पॉइंटर कौन है? रेडियस। और ये कौन है? मिडल फिंगर। और मिडल फिंगर कौन है यहाँ पे? ओमेगा। ये रहेगी सबको बात इतनी? क्लियर? और रखना तीनों ऐसे हैं, ये ऊपर, ये बाहर, ये ऐसे। 1-2 साल पहले की बात है, एक स्टूडेंट का घर पे कुछ कर रहा था, मैंने उसको समझा दिया था, बाद में घर पे कुछ कर रहा था, उसका आंसर नहीं आ रहा था। मैंने बोला नहीं बेटा ये सिंपल है, आ जाएगा। बोला सर नहीं मेरा नहीं आ रहा। मैंने बोला ठीक है तू भेज।
तो मैंने बोला तेरे फोटो भेज, उसने फोटो भेजी, कैसे पता, ऐसे कहाँ से आएगा, बात समझा, इसको इस तरफ कर दिया, इसको ऊपर, सर देखो मेरा नहीं आ रहा, नहीं नहीं ऐसे करोगे तो आएगा, वो तुम्हें ध्यान रखना है, ये दोनों पहले ऐसे, बंदूक नहीं चलाते वैसा, फिर ये बाहर, क्लियर। और हमेशा लेफ्ट हैंड, एक दो स्टूडेंट का ऐसा भी होता है सर मेरा नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, राइट यूज करो, राइट नहीं यूज करना, क्या यूज करना है, लेफ्ट यूज करना है, बहुत बार क्या राइट करने से भी नहीं आएगा, लेफ्ट ही यूज करना है। भाई समझ में आई बात ये, तो ये चीज अलग से लिख लो कहीं तो मेरे साथ काम आ जाएगा, उसमें शायद नोट्स में नहीं होगी, एक बार लिख लो, सब लोग लिख लो अच्छे से। चलो भाई पढ़ने में ध्यान। तो ये था अपना कौन सा, एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी। सेम इसके बाद आएगा एंगुलर एक्सेलरेशन, सिंबल होता है अल्फा। अब मुझे बताओ चैप्टर 2 में हमने एक्सेलरेशन पढ़ा था, क्या फॉर्मूला थी एक्सेलरेशन की चैप्टर 2 में, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, वहां लीनियर वेलोसिटी थी, यहाँ पे कौन सी वेलोसिटी होगी, एंगुलर वेलोसिटी। सिंबल क्या देते हैं अल्फा, अल्फा मतलब चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इंटरवल, यानी इसको लिखेंगे डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा डी, या लिखेंगे ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन T2 माइनस T1, या इसको लिखते हैं अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी टी। समझ आई बात। यूनिट बहुत सिंपल, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, जैसे ओमेगा क्या था रेडियन पर सेकंड, इसका क्या होगा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन भी कैसे दी जाएगी, राइट हैंड थंब रूल। जैसे ओमेगा की डायरेक्शन थी ना, जहां घूमता है वहां फिंगर्स घुमाओ और थंब तुम्हें क्या दिखा देगा ओमेगा, तो अल्फा भी सेम टू सेम, तो जिस तरफ ओमेगा उस तरफ अल्फा। यार रहेगी बात सबको इतनी क्लियर। तो एक बार अच्छे से वापस देख लो पूरा, बहुत छोटा टॉपिक है ये। तो ये था अपना कौन सा, एंगुलर एक्सेलरेशन। बोलो बेटा। क्या कैसा बनाना है, ऐसा वो सिमिलर तो सब चीज़ें लगती हैं ना, इसमें भी अगर हम मेहनत करेंगे तो बाकी चीज़ें कब पढ़ेंगे, सिंबल्स में मेहनत करेंगे तो बाकी चीज़ें क्या पढ़ेंगे, कि फर्क नहीं पड़ता उससे। तो क्या बना, ऐसे ऐसे बनाना है। यहाँ ध्यान सबका, इक्वेशंस ऑफ मोशन या इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन, ये वापस आ गया। कौन है बताइए, चैप्टर नंबर 2 में हम पढ़ते थे ये फॉर्मूला, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, डी इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2AD। ये सेम चीज़ें यहाँ पे रिपीट होंगी, फ़र्क इतना होगा ये सारी लीनियर हैं, हम सारी कौन सी करेंगे, रोटेशनल। जैसे v यहाँ पे क्या था, वेलोसिटी या ओमेगा आ जाएगा, a क्या था एक्सेलरेशन या अल्फा आ जाएगा, d क्या था डिस्प्लेसमेंट या थीटा आ जाएगा। खैर टर्म्स चेंज होंगे, मीनिंग क्या रहेगी सेम। तो ये भी 3 मार्क में एज ए डेरिवेशन पूछते हैं। शुरुआत कैसे करेंगे, वी कंसीडर अ बॉडी परफॉर्म्स रोटेशनल मोशन विथ कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। इनिशियल जब t इज इक्वल टू 0 टाइम होगा, समझो इसकी वैल्यू है ओमेगा नॉट और t टाइम पे ओमेगा,
मतलब इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा नॉट और फाइनल वेलोसिटी कौन सी होगी, ओमेगा। तो इसका एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे, अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन T2 माइनस T1। ओमेगा 2 की जगह ओमेगा, ओमेगा 1 की जगह ओमेगा नॉट अपॉन T माइनस 0। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट अपॉन T। ये इस तरफ अल्फा इंटू टी क्या मिलेगा, ये इस तरफ, तो ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ये बन गई हमारी पहली फॉर्मूला, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेम टू सेम ओमेगा क्या होगा, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। उसके बाद एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसको बोलेंगे थीटा, और थीटा इज इक्वल होगा ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट अपॉन 2 इंटू टी। ऐसी फॉर्मूला भी हमने डिराइव की थी, तुम्हें याद हो तो, d इज इक्वल टू कौन सी, v प्लस यू बाय 2 इंटू टी। क्लियर। इसमें थीटा एज इट इज, ओमेगा की जगह ये वैल्यू डाल देंगे, कौन सी, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी प्लस ओमेगा नॉट अपॉन इंटू टी। अब इसका ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा नॉट क्या होगा, 2 ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी इंटू टी अपॉन 2। इस टी को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 2 ओमेगा नॉट टी प्लस अल्फा टी स्क्वायर अपॉन में 2 दोनों को डिवाइड, तो थीटा क्या बन जाएगा, ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। ये बन गए ऐसी फॉर्मूला दूसरी वाली, डी इज इक्वल कौन सी, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। समझ आई बात सबको यहाँ तक। इसमें ये वाली फॉर्मूला फिर से यूज करेंगे, ये वाली वापस यूज करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, थीटा इज इक्वल टू अगेन ओमेगा प्लस अपॉन 2 इंटू टी, ये एज इट इज ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट अपॉन 2 सेम इंटू क्या है, टी। ये टी हम यहां से उठाएंगे, क्या मिलेगा, टी ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट अपॉन अल्फा, तो टी की जगह आ जाएगा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट अपॉन अल्फा। तो क्या बन जाएगा ये, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा, ये मल्टीप्लाई 2 अल्फा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। देखो सेम टू सेम फॉर्मूला आ गई, मतलब यहाँ डेरिवेशन, एक सेकेंड, यहाँ डेरिवेशन क्या होंगे, सेम टू सेम। देख लो एक बार अच्छे से, ये पूरा कंप्लीट देख लिया। ये 3 मार्क में आता है पूरी थियरी। कितने मार्क में आती है, 3। और देखा जाए तो ऐसी थियरी हमने अभी ये 4थी बार पढ़ी है। पहली बार कब पढ़ी थी याद है, चैप्टर 2 में ग्राफिकल मेथड, फिर चैप्टर 2 में कैलकुलस मेथड, फिर चैप्टर 3 में आए थे वेक्टर फॉर्म में। लेकिन वेक्टर फॉर्म में एक फ़ायदा था, क्या फ़ायदा था, उसमें 2 ही फॉर्मूला डेराइव करनी थी, ये और ये, तीसरी वाली नहीं थी। और यहाँ पे ये तीनों 3 है। तो इस चैप्टर में इसका भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में मोस्टली आती है। अब इस पर डिपेंड कुछ सम्स हैं, ध्यान देना। इसके बाद हम सम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल 11 पे ध्यान पूरा। पूरा ध्यान, एग्जाम्पल 11 पे पूरा कॉन्सेंट्रेट। द एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड यानी ओमेगा बोलते हैं, द एंगुलर स्पीड ऑफ अ मोटर व्हील इज इंक्रीज फ्रॉम 1200 आरपीएम। ये जो वर्ड लिखा है ना आरपीएम, आरपीएम का मतलब होता है रोटेशन पर मिनट, टू
3120 आरपीएम इन 16 सेकेंड में जो एंगुलर स्पीड है पहले कितनी थी 1200 आरपीएम, बाद में कितनी हो गई 3120 आरपीएम और कितने टाइम में 16 सेकेंड। मतलब यहाँ पे तुम्हें एक तो ओमेगा नॉट दिया हुआ है, कितना दिया ओमेगा नॉट 1200 आरपीएम। वैसे आरपीएम मतलब रोटेशन पर मिनट, इसको पहले कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो एक रोटेशन यानी 2 पाई रेडियन, एक रोटेशन यानी 2 पाई रेडियन डिवाइड बाय कौन है मिनट, मिनट मतलब 60, 0 0 120 बाय 6 20 इंटू 2 तो कितना आएगा ये 40 पाई रेडियन पर सेकेंड। उसके बाद ओमेगा, दूसरा ओमेगा दिया है 3120 आरपीएम, तो इसको भी क्या करेंगे 3120 इंटू 2 पाई अपॉन 60। याद रहेगा रोटेशन पर मिनट दिया हो तो कैसे कन्वर्ट करना इंटू 2 पाई अपॉन 60, 0 0 कैंसल, इसको लगेगा 5 टाइम्स 1 2 52 2 जा 104 पाई, ठीक है रेडियन पर सेकेंड। टाइम दिया है 16 सेकेंड, टाइम कितना दिया है 16 सेकेंड। आगे क्या पूछा है व्हाट इज इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन एज्यूमिंग द एक्सेलरेशन टू बी यूनिफॉर्म। पूछा है इसका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब अल्फा फाइंड करना है। तो हम स्ट्रेट फॉर्मूला लगाएंगे ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ओमेगा अपने पास है 104 पाई, ओमेगा नॉट अपने पास है 40 पाई, अल्फा नहीं पता टाइम 16 है, माइनस करेंगे 104 माइनस 40 64 पाई इज इक्वल टू 16 अल्फा। तो अल्फा क्या मिलेगा 64 पाई बाय 16 यानी 4 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट डालना भूलना नहीं, मिल गया अल्फा। और क्या फाइंड करना है बी, हाउ मैनी रिवॉल्यूशन डज द इंजन मेक ड्यूरिंग दिस टाइम। बोला है इस प्रोसेस में इंजन ने नंबर ऑफ रोटेशन कितने किए होंगे। क्या फाइंड करना है हमको नंबर ऑफ रोटेशन। जब 2 पाई, ध्यान देना सब, जब 2 पाई जितना एंगल घूमता है ना तो एक रोटेशन माना जाता है। 4 पाई एंगल घूमेगा तो 2 रोटेशन, यानी हर 2 पाई पे एक रोटेशन। अगर हम फाइंड कर लें कि टोटल थीटा कितना है और उसको 2 पाई से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा कितने नंबर ऑफ रोटेशन होते हैं। मतलब अगर हमें नंबर ऑफ रोटेशन फाइंड करने हो तो क्या करना पड़ेगा, थीटा को 2 पाई से डिवाइड करना पड़ेगा। इसका मतलब पहले हमको थीटा फाइंड करना पड़ेगा और थीटा फाइंड करने का फॉर्मूला ये था थीटा इज इक्वल टू ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट अपॉन 2 इंटू टी। ओमेगा अपने पास कितना है 104 पाई, ओमेगा नॉट 40 पाई अपॉन 2, टाइम कितना है 16। थीटा इज इक्वल टू 104 प्लस 40 144, 144 पाई 16 बाय 2 8, 8 इंटू 144 पाई करो तो कितना आ रहा है 8 इंटू 144 पाई 1152 पाई, ठीक है। ये यहाँ डाल देंगे तो n क्या मिलेगा 1152 पाई अपॉन 2 पाई, पाई पाई 1152 अपॉन 2 5 रोटेशंस, यानी इतने रोटेशंस इंजन करेगा। समझ आई बात सबको यहाँ तक क्लियर। एक बार अच्छे से पूरा सम देख लो, एक एक लाइन एक एक वर्ड। कुछ लिखना हो तो भले लिख लेना, उसमें तो दिया होगा सॉल्यूशन, फिर भी एक बार अच्छे से देख लो। देख लो अच्छे से। पे सबको ये क्लियर ना। एक कौन सा नंबर सम था 11। अब एक बार 10 भी देख लो। नंबर 10 बोला ऑब्टेन द इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। मतलब वो जो इक्वेशन है ना ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। कौन सी इक्वेशन ओमेगा इज इक्वल टू
ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी वो कैलकुलस मेथड से डिराइव करो। फर्स्ट प्रिंसिपल मतलब कौन सा मेथड? कैलकुलस मेथड। यहाँ ध्यान दो, हमने पढ़ा पता है अल्फा इक्वल टू क्या होता है? डी ओमेगा बाय डी टी। डी ओमेगा को सब्जेक्ट दो, डी ओमेगा क्या मिलेगा? दोनों साइड इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन ओमेगा नॉट से ओमेगा, इसका 0 से टी। डी ओमेगा का होता है ओमेगा, लिमिट ओमेगा नॉट से ओमेगा, और डी टी का टी 0 से टी, अपर लिमिट लोअर लिमिट टी माइनस 0। तो ये हो जाएगा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इज इक्वल टू अल्फा टी। तो ओमेगा क्या हो जाएगा? ओमेगा नॉट प्लस, बस यही डिराइव करना था। देख लो अच्छे से, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये।